जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं, वक्री ग्रह पर एक लंबी श्रृंखला हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत सारे वीडियोस उस पे बने हैं रिसेंट पास्ट में। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक ऐसे अनटच या जिसको कहे अनछुए पहलू को टच करेंगे, जिसके बारे में एटलीस्ट सोशल मीडिया पर और जितनी किताबें मैंने पढ़ी है उसमें ज्यादा कुछ नहीं बताया है। वो है कि जब आप किसी वक्री ग्रह के साथ बैठते हैं तो क्या असर होता है, वक्री ग्रह क्या असर करता है, वक्री ग्रह उच्च क्या होता है तब क्या करता है, नीच क्या होता है तब क्या करता है। वो सारी बातें अलग अलग क्लासिकल बुक में या अलग अलग किताबों में दी गई है। और हमने उसको अच्छे से डिटेलिंग में पढ़ा भी है। जहां तक मुझे लगता है मैंने बताने की कोशिश की है कि मैं कैसे उसको देखता हूँ। आज इस विषय के बारे में बात करेंगे। जब आप वक्री ग्रह के साथ बैठते हैं तो आपके ऊपर क्या असर होता है, क्या ये अच्छी बात है या ये अशुभ है, अच्छा कब है कब ये अशुभ है। हम एग्जाम्पल चार्ट भी लेंगे जैसा कि हम हमेशा लेते हैं। साथ ही साथ में इस नियम को लगाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन चीजों को चेक करना बहुत जरूरी है, वो भी हम बात करेंगे। तो और विलंब नहीं करते, आरंभ करते हैं आज की यात्रा। तो आज हम बात करेंगे वक्री ग्रह से युति करना क्या प्रभाव देता है। देखिए, कुछ बेसिक चीजें वक्री ग्रह के बारे में आप लोगों को पता है, लेकिन मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूँ कि जो नए व्यूअर हैं उन्हें एटलीस्ट इस बारे में पता रहे। वक्री ग्रह जब होता है तब उसमें बल बढ़ जाता है और उसे चेष्टा बल कहा जाता है। जिस ग्रह को वक्रत्व प्राप्त होता है वो अपने घरों का अच्छा फल देने की पूरी प्रयास करता है और उन घरों के अच्छे फल मिलते भी हैं। वक्री ग्रह जहां बैठता है वहां कुछ परेशानियां जरूर क्रिएट करता है, फ्लक्चुएशन जरूर रिप्रेजेंट करता है। ये सब हमने बातें करी है। अब ये जो है कि वक्री ग्रह से युति हुई तो क्या होगा, इस बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, तो वो देखते हैं। ये एक लाइन या एक श्लोक मुझे पढ़ने को मिला। सवक्र सहिते मध्यम बलम तुंगबे। सवक्र सहिते, वक्र ग्रह के साथ यदि कोई ग्रह बैठ जाता है तो उसको मध्यम बल प्राप्त होता है। उसके अपना जो बल है वो तो उसको मिलेगा ही, एडिशनल 50% और बल मिल जाता है। ये जानबूझ के मैंने श्लोक का आधा हिस्सा आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि वो श्लोक पढ़ के थोड़ा मन में लालच आ गया कि यार इसको तो हम अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। थोड़ा टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग है, उसमें और भी काफी सारी चीजें बताई है कि नीच ग्रह के साथ हो तो क्या होता है, उच्च के साथ हो तो क्या होता है। तो उसमें एक था कि वक्री ग्रह के साथ हो तो क्या होता है। तो वहां से मैंने आधी लाइन ले ली और वो आपके सामने रख दी कि वक्र के साथ बैठा क्षमा कीजिएगा, वक्री ग्रह के साथ बैठा ग्रह विशेष लाभ देता है और 50% उसके बल में इजाफा हो जाता है। अब अगर ये बात सही है तो हम पत्रिकाओं पे चेक करते हैं। पहले देखते हैं इस नियम को लगाना कैसा चाहिए, जब कुंडली आएगी तो क्या करेंगे। तो उदाहरण के लिए हमने ये एक कुंडली ली। ये है 27 फरवरी 1978 की कुंडली। शाम को 5:30 बजे, जन्म स्थान है टोक्यो जापान। इस कुंडली में यदि आप लग्न का विचार करेंगे तो लग्न सिंह है, लग्न में वक्री शनि है, दूसरे भाव में राहु है, तीसरे में चंद्रमा है, सातवें भाव में सूर्य बुध शुक्र की युति है, अष्टम भाव में केतु है और एकादश भाव में 11वें घर में मंगल और बृहस्पति विराजित है। इस कुंडली में शनि भी वक्री है और मंगल भी वक्री है। हमें ध्यान देना है मंगल गुरु की युति पर। यहाँ पर मंगल वक्री है, ये तो दिखता ही है। तो मंगल जिन भावों का अधिपति है उसके लिए प्रयास करेगा कि किस तरह उसके अच्छे फल जातक को दिए जा सके। लेकिन गुरु का यहाँ पे क्या फायदा है। देखिए, बृहस्पति मंगल के साथ बैठा है, दोनों त्रिकोण अधिपति है। सिंह लगन में एक 5वें भाव का स्वामी बनता है, एक 9वें भाव का स्वामी बनता है। जन्म कुंडली का पंचमेश गुरु है जो मंगल के साथ बैठा है। इतना ही नहीं, चंद्र कुंडली से 5वें घर पर भी गुरु की दृष्टि आती है जो मंगल के साथ बैठा है। लग्नेश से 5वें घर पर भी गुरु विराजित, स्वयं विराजित है अलॉन्ग विद मास। या यहां पर मैं यूं कहूं कि इस वक्री मंगल का प्रभाव संतान भाव के स्वामी, संतान भाव के कारक, चंद्र कुंडली से पंचम भाव, लग्नाधिपति से पंचम भाव, इन सब जगह पर मौजूद है।
मंगल का प्रभाव यहाँ पर योग कारक होके नवमेश होके आना विशेष लाभकारी है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे कि इस जातक के जो भी पंचम संबंधित फल हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड है, जो बच्चा होने से रिलेटेड है, जो अष्टम भाव से संबंधित है। अष्टम क्यों? क्योंकि आठवें घर में गुरु की दूसरी राशि आई है, तो यहाँ पर फायदा अष्टम भाव का भी होगा। तो पंचम और नवम के फल में वृद्धि हो जाएगी, विशेष लाभ मिलेगा। यहाँ पर वैसे भी बृहस्पति एकादश भाव में है, मित्र राशि का है, तो उसे वैसे भी पॉजिटिव रिजल्ट देना चाहिए था। अब मंगल का साथ पाकर ये और पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर यही देखने को मिला। जातक पीएचडी होल्डर है, रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च की है और डॉक्टरेट की उपाधि ली है। इसके अलावा संतान भाव को लेकर, पंचम भाव को लेकर विशेष लाभ मिला है और मंगल से जुड़े विषयों में इनकी पीएचडी रही है, तो मंगल ने वहां पे सपोर्ट किया है। आगे बढ़ते हैं, एक और कुंडली देखते हैं। ये कुंडली है वृषभ लगन की। जातक है 17 मार्च 1993 के दिन पैदा हुए, 10:30 बजे का जन्म है और दिल्ली इनका जन्म स्थान है। वृषभ लगन है, दूसरे भाव में मंगल है, लग्न में केतु, सप्तम में राहु, पांचवें घर में वक्री बृहस्पति है, अष्टम में धनु राशि का चंद्रमा, दशम भाव में मूल त्रिकोण राशि में शनि अलॉन्ग विद रेट्रो मरकरी, और 11वें घर में उच्च का शुक्र सूर्य के साथ। यहाँ पर अगर आप इस शनि बुध की युति पे ध्यान दें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस कुंडली में दशम भाव में दशमेश बैठा है और उसके साथ एक वक्री ग्रह बैठा है। दशमाधिपति अपनी मूल त्रिकोण राशि का होकर वैसे ही बली है, उसके साथ एक वक्री ग्रह का बल भी जुड़ गया, जो इस कुंडली में धनेश और पंचमेश है। धन भाव का स्वामी है, पंचम भाव का स्वामी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1993 का चार्ट है, कोई बहुत बड़ी उम्र नहीं है, 27-28 साल के जातक रहे हैं, लेकिन इतनी कम उम्र में इन्होंने शुरुआत में जॉब की। जॉब करने के बाद जो उसमें अर्न किया, उसी से इन्होंने अपना एक स्टार्टअप, एक अपना नया वेंचर चालू किया, व्यापार किया। आम भाषा में बोलूं तो जो नौकरी की उसका पैसा जोड़कर इन्होंने एक नए काम में इन्वॉल्व हुए, करने की प्रयास किया और उसमें अभी तक भगवान की कृपा से काफी सक्सेसफुल हुए। अब अगर हम इसको इस युति से जोड़कर देखें तो धन अधिपति वक्री होकर शनि के साथ है, ऐसे दशम भाव में दशमेश के साथ है। तो वो जो एडिशनल 50% बल जो मिल रहा है वो फाइनेंस का मिल रहा है, सेकंड हाउस का मिल रहा है। वो एडिशनल 50% बल जो मिल रहा है, जो बुध दे रहा है यहाँ पर, वो बुद्धि का स्वामी होकर दे रहा है। तो बुद्धि के द्वारा इन्होंने अपने कर्मों को या अपने कार्य क्षेत्र को बेहतर करने का प्रयास किया, धन का इन्वॉल्वमेंट करके, पैसा इन्फ्यूज करके अपने कार्य क्षेत्र को और बेहतर किया। तो यहाँ पर भी वक्री ग्रह की इसे युति पर इनको एडवांटेज देखने को मिला। अब ये तो बड़ा आसान हो गया हमारे लिए, बहुत अच्छा है। बस आप कुंडली खोलें, देखिए वक्री ग्रह के साथ कौन बैठा है और हम लगा लें। पर काश ये इतना सरल होता। जब हमने ये नियम पढ़ा और इसको लगाने का प्रयास किया तो कई जगह पे विभिन्न या डिफरेंट रिजल्ट हमें देखने को मिले और उसका रीजन भी स्वाभाविक है। भाई अभी तक अगर हम कभी भी युति का विचार करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिन दो ग्रहों की युति हुई है वो आपस में उनका क्या रिलेशन है, आपस में क्या तालमेल है। मित्र के साथ युति है, शत्रु के साथ युति है, सौम्य ग्रह के साथ है, क्रूर ग्रह के साथ है। भाई युति हर जगह एक जैसे थोड़ा ना परिणाम देती है। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि ऐसे ही युति, कोई भी युति में अगर एक ग्रह वक्री हो गया, दूसरे को बल दे दिया, ये लगा नहीं, ये प्रिंसिपल नहीं लगा। अभी जो दो एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किए उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक जगह गुरु मंगल की युति थी जो परस्पर मित्र हैं, दूसरी जगह शनि और बुध की युति थी जो मित्र माने जाते हैं। अब जब आप ये नियम लगाएंगे तो किन बातों का ध्यान रखना है, कब कब ये रिजल्ट अच्छे देगा, कब अच्छे नहीं देगा, हम दोनों बातों का यहाँ पर जिक्र करेंगे। तो चालू करते हैं। पहले युति जब भी आपके सामने आएगी तो ये देखेंगे कि क्या वो मित्र ग्रह हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से बनती है। अगर बनती है तो ज्यादा फायदा तब होगा जब वक्री हुआ ग्रह क्रूर ग्रह हो। जैसे अगर गुरु मंगल की युति और मंगल वक्री है तो मुनाफा फायदा ज्यादा है। क्रूर ग्रह, वैसे तो मंगल का एक और नाम वक्र ही है, तो वक्रत्व तो उसमें वैसे ही होता है। अगर कुंडली में मंगल बली हो जाए तो उग्रता ज्यादा होती है, टेढ़ी बुद्धि कहते हैं, तो ये वक्र का मतलब वही है। लेकिन फिर भी अगर वक्री ग्रह वो जो युति में ग्रह है और जो वक्री हुआ है, अगर वो नैसर्गिक क्रूर ग्रह हो,
यानी मंगल हो शनि हो तो फल ज्यादा शुभ मिलते हैं। पहले देखो मित्र है कि नहीं, फिर ये देखो कि वो उसमें क्रूर ग्रह कौन है। अगर दूसरा भी क्रूर ग्रह नहीं है, सौम्य ग्रह है, मान लीजिए बृहस्पति वक्री है और वो चंद्रमा के साथ है, या शुक्र वक्री है और वो शनि के साथ है, या बुध वक्री है और वो शनि के साथ है, उस केस में ये वाला नियम लगेगा कि सौम्य ग्रह वक्री और आप क्रूर हैं। वहां पर ये परिणाम जो इतना 50% बोला गया वो थोड़ा कम हो जाता है। वहां पर ये फायदा तो वहां पर भी देखने को मिलता है, लेकिन इतना नहीं जितना हमें ऊपर वाले केस में मिला, जहां पे क्रूर वक्री ग्रह आपका मित्र है, आप साथ बैठे हो और आपको मुनाफा या फायदा हो रहा है। अभी एग्जाम्पल चार्ट आएंगे तो इसको और अच्छे समझेंगे। अब दूसरी बात करते हैं, अगर शत्रु ग्रह हो और उनमें भी शत्रु वक्री होके बैठ जाए, तो भाई साहब ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। यहाँ पे तो अच्छे परिणाम की बजाय नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले। ये देखने को मिला कि वो ग्रह ज्यादा पीड़ित हो गया और परिणाम देने में जो बचा कुचा दे भी सकता था, वहां पर भी बड़ी परेशानी देखने को मिली। तो अगर आपके साथ बैठा ग्रह आपका मित्र नहीं है और वो वक्री भी हो जाए और क्रूर ग्रह भी हो, शनि हो मंगल हो, तो कहानी में गड़बड़ है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला केस लेते हैं जहां पे शत्रु तो है पर सौम्य ग्रह है। जैसे गुरु शुक्र की युति हो और उसमें शुक्र वक्री हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, गुरु बैठा तो शत्रु ग्रह के साथ, लेकिन दोनों में सौम्यता होने के कारण जो परिणाम है वो उतने बुरे नहीं होंगे जितने बुरे क्रूर ग्रह में होते। तो अब हमारे पास चार केसेस हो गए। क्रूर ग्रह वक्री है, मेरा दोस्त है, सबसे बढ़िया केस है। सौम्य ग्रह वक्री है, मेरा दोस्त है, अच्छा है, तब भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। क्रूर ग्रह जो कि शत्रु भी है, वक्री है, तो बहुत बुरे परिणाम मिलेंगे। और अगर सौम्य ग्रह वक्री है लेकिन मेरे साथ शत्रुता है, तो वो न्यूट्रल रहेगा। व्यवधान तो वो भी डालेगा, लेकिन वो व्यवधान इतने सिग्निफिकेंट नहीं होंगे कि आप उसको ओवरकम नहीं कर पाए। अब ये जो हमने थ्योरी पढ़ी, इसको कुछ कुंडलियों के माध्यम से समझते हैं। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करूंगा, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, भाई ठीक है, मेरे पास जो 1000-1500 चार्ट हैं या जितने भी हैं, मैंने गिने नहीं, तो उन चार्ट में हमने देखने की कोशिश की और मैं इस परिणाम पे पहुंचा। अब आपके पास अपने चार्ट है, अपने मित्रों के चार्ट हैं, अपने उनकी कुंडलियां हैं, उन पर लगाइए, देखिए क्या ऐसा योग है। और अगर है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, और नहीं हो रहा है तो भी बताइए कि नहीं सर मेरे केस में तो नहीं लगा। तो जिनके केस में नहीं लगा उनका भी सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। बाकी लोग जो कमेंट पढ़ते हैं उनको भी फायदा रहेगा कि अच्छा ये प्रिंसिपल कितना काम कर रहा है। उद्देश्य इस चैनल का यही है, तो वहां पे एडवांटेज रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अगेन कुंडली के माध्यम से समझते हैं। ये कुंडली आई हमारे पास, यहाँ पे क्या है, लग्नाधिपति जो जिनको देखने में दिक्कत होती है, जो दृष्टि का जिनको परेशानी है, उनके लिए मैं एक बार कुंडली बता देता हूँ कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है। 16 फरवरी 1981 की कुंडली है, रात 12:59, 60 में 1 कम, आसनसोल वेस्ट बंगाल का जन्म है। वृश्चिक लगन है, तीसरे भाव में शुक्र केतु है, चौथे भाव में सूर्य बुध मंगल है जिसमें बुध वक्री है, आठवें भाव में चंद्रमा है, नवम में राहु है, और एकादश भाव यानी 11वें घर में गुरु और शनि दोनों वक्री अवस्था में है। अब यहाँ पर लग्नाधिपति मंगल दिग्बलहीन होके चौथे भाव में बैठा है, उसके साथ सूर्य भी बैठा है जो दशमाधिपति है, उनके साथ अष्टमाधिपति और लाभाधिपति वक्री होकर बैठा है। लाभ भाव में गुरु और शनि वक्री बैठे हैं। लाभ भाव में बड़े भाई का कारक वक्री बैठा है, बड़े भाई का स्वामी बुध बनता है, वो भी वक्री है इस कुंडली में। और दशम यानी 10th हाउस और दशम के अधिपति यानी सूर्य, उन दोनों के ऊपर भी वक्री बुध का प्रभाव। अब क्योंकि यहाँ पर लग्नाधिपति बुध को मित्र नहीं मानता और बुध वक्री होकर उसके साथ है, तो यहाँ परेशानी इस जातक को बुध की वजह से देखने को मिलेगी। क्या परेशानी देखने को मिली, जातक का बड़ा भाई कुछ बुरी संगति में पड़ने के कारण, कुसंगति में रहने के कारण उसकी जो छवि थी आसपास के क्षेत्र में खराब हो गई, जिस वजह से जब ये अपने जीवन को आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगे, कार्य क्षेत्र में जाने का प्रयास करने लगे, तो वहां पर इनको मेजर परेशानी आई। इन्होंने अपने बड़े भाई को अपने कार्य क्षेत्र में जोड़ा,
प्रयास किया कि, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो छोटे भाई के कर्तव्य निभाते हुए इन्होंने उनको अपने कार्य क्षेत्र में इन्वॉल्व किया कि भाई यहाँ से कुछ कमा लेंगे। तो वहां पर जातक को भी नुकसान हुआ और कार्य क्षेत्र का तो नुकसान हुआ ही। अब यहाँ पर क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और बुध एक सौम्य ग्रह है, तो अंततोगत्वा मंगल उससे बाहर निकल गया। कहने का मतलब है कि व्यक्ति ने उससे सबक लिया, लेसन लेने के बाद मंगल क्योंकि एक क्रूर ग्रह था, उसने अब आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ अब, और भाई का जो वो निभा रहे थे, वो जितना निभा सकते थे उन्होंने निभाया, अब उनके बिना वो आगे बढ़ रहे। तो यहाँ पर लाभ अधिपति ने वक्री होकर लग्नेश के साथ बैठकर, अष्टम अधिपति ने वक्री होकर लग्नेश के साथ बैठकर शुभ फल नहीं दिए। यहाँ जो उम्मीदें थी कि भाई जो साथ बैठेगा उसको 50% बल मिल जाएगा, यहाँ पे वो नियम नहीं लगेगा, क्योंकि आप दोनों में मित्रता नहीं है। एक और केस लेते हैं। ये केस देखिए, यहाँ पर लग्नाधिपति, पहले अगेन बता दूं चार्ट कहाँ का है, रामपुर उत्तर प्रदेश की कुंडली है, 8 जुलाई 1972 की, रात को 8:35। मकर लगन, लग्न में राहु, पंचम भाव में शनि, चंद्रमा और शुक्र, शुक्र वक्री है। सूर्य अकेला मिथुन राशि में, सप्तम भाव में केतु, मंगल, बुध, और द्वादश भाव में वक्री गुरु। अब इस कुंडली में मकर लगन में लग्नेश बनता है शनि, और वो लग्नेश बैठा है चंद्रमा और वक्री शुक्र के साथ। शुक्र वक्री है, योग कारक वक्री है, और वो योग कारक मित्र होकर मेरे लग्नेश के साथ, बहुत ही उम्दा योग। यहाँ पर मित्र ग्रह होकर वक्री होकर मेरे साथ बैठा है, और कुंडली का वन ऑफ द मोस्ट ऑस्पिशियस प्लैनेट है। ऐसे में पंचम और दशम के द्वारा लग्न की पूर्ति होगी। क्या यहाँ पे लग्नेश कमजोर है? तो उत्तर है नहीं। लग्नाधिपति भी त्रिकोण भाव में है शनि, और मित्र राशि का है, और मित्र दो नैसर्गिक शुभ ग्रहों के साथ बैठा है, तो वैसे ही उनमें काफी बल है, लेकिन एक एडिशनल बल उसको ये भी मिल गया कि भाई हम वक्री मित्र ग्रह के साथ बैठे हैं, तो एडिशनल 50% वहां से भी मुझे गेन होगा। तो मेरे कार्य क्षेत्र के द्वारा, मेरी संतान के द्वारा मेरे लग्न और मेरे धन की पूर्ति होगी। लग्न और धन कहाँ से आया? क्योंकि धन अधिपति भी शनि है। ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि शनि के जो भी भावाधिपत्य है उसको भरने का काम शुक्र भी करेगा। तो ये दो केस हमने देखे और इसे समझा कि मित्र शत्रुता को देखना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद एक और महत्वपूर्ण बात पर आते हैं। वो क्या है भाई? हमने कहा आप अगर मित्र ग्रह के साथ बैठेंगे और वक्री हो जाए वो, तो आपको बल मिल जाएगा। अच्छी बात है, बल मिलने के नाम से दिमाग में ये इमेज आती है कि वो ग्रह अच्छा हो जाएगा और बड़ा बढ़िया रिजल्ट देगा, पर ऐसा नहीं है। किस ग्रह को बल मिल रहा है वो तो आप देखेंगे, वो किस भाव का स्वामी है, मेरे लग्नेश का शत्रु है, मित्र है, वो वहां पे क्या प्रभाव डालने के प्रयास कर रहा है। आप भर तो रहे हो, पर कौन सा घर भर रहे हो भाई? लगन के लिए अगर लग्नाधिपति को बल मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, पंचम को मिल रहा है बहुत अच्छी बात है। आप दे रहे हो अपने छठे आठवें को बल, थोड़ा ना अच्छा माना जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये देखना जरूरी है कि जो दो ग्रह जो बल दे रहा है और जिससे बल मिल रहा है, वो दोनों कुंडली में किन भावों के स्वामी है। कई बार पंचम के द्वारा अगर छठे के स्वामी को बल मिल रहा है, तो मेरी संतान मेरे छठे को बढ़ाने में हेल्प करेगी, मतलब मेरे लिए समस्याएं उत्पन्न करेगी, उनके कारण मुझे कोर्ट कचहरी जाना पड़ सकता है। मतलब संतान भाव के द्वारा आपको छठे भाव को बल प्रदान किया जा रहा है, तो इसलिए भावाधिपत्य जरूर देखना है। अब इसको भी समझते हैं कुंडलियों के माध्यम से कि जब कुंडली आएगी तो इसको कैसे देखना है। ये ढाका बांग्लादेश का चार्ट है। कन्या लगन की कुंडली है, 18 मई 1982, दोपहर 2:20 ढाका बांग्लादेश। कन्या लगन, लग्न में मार्स एंड सैटर्न, सैटर्न इज retrograde here. In second house, this native is having Jupiter, retro Jupiter. In the fourth bhava, we have Ketu. छठे घर में चंद्रमा, सेवंथ हाउस में exalted उच्च का शुक्र, नवम भाव में लग्न अधिपति द्वादश भाव अधिपति के साथ सूर्य बुध की युति नवम भाव में। अब यहाँ पर शनि वक्री है, मंगल के साथ है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, इसमें अभी तक जो हमने पढ़ा ना सब समझ में आएगा आपको कि इसको लगाना कैसे। तो शनि वक्री है और शनि इस कुंडली में अष्टम अधिपति होके लग्न में बैठा है और वो वक्री है।
उसके साथ मंगल भी बैठा है, और मंगल को वैसे तो दोनों मित्र नहीं है, आप जैसे जानते होंगे। अब ऐसे में क्या उसको बल मिलना चाहिए, तो उत्तर मंगल को कुछ खास बल फायदा होने नहीं वाला। एक क्रूर ग्रह मेरे साथ बैठा है, मैं भी क्रूर ग्रह हूँ, और दोनों के बीच में तालमेल कोई बहुत अच्छा है नहीं, मित्र वाला तो नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई खास फायदा मंगल का यहाँ होता नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी षष्टे षष्टमेश का दोनों का लग्न में होना, उनमें से एक का वक्री होना बहुत ही घातक योग बनाता है, बहुत ही परेशानी, बहुत ही दिक्कत देने का काम करता है। यहाँ पर शनि को हम षष्टाधिपति यानी छठे भाव का स्वामी ले, या पंचम अधिपति ले, इस पर भी चर्चा होती है, कई लोग करते हैं, मैं भी बताना जरूरी है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे किस भाव से ज्यादा शुभ स्थान पर है। तो पता लगा जी पंचम से नवम में बैठा है। दोबारा मैं समझाता हूँ, पांचवें घर का स्वामी अपने से नवम स्थान में है, छठे का स्वामी अपने से आठवें है। तो ज्यादा फायदा या नुकसान जो है उसे पंचम के अधिपति होने के अनुरूप देना चाहिए। अगर एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर यहाँ शुक्र नहीं होता, ये शुक्र इन दोनों को नहीं देख रहा होता, तो ये बहुत ज्यादा परेशानी वाला चार्ट बनता। अभी क्या है कि भाग्याधिपति ने लग्न को देखा, और शनि की तासीर में भी शुक्र की दृष्टि की वजह से बदलाव आएगा। एक सैधर्मी के ऊपर बहुत पुराना मेरा वीडियो रखा होगा, 2-2.5 साल पहले बनाया था, वो जरूर देखिएगा। और उसमें अगर आप देखेंगे तो आप ये जानेंगे कि जिस ग्रह के साथ आप बैठते हैं, किन भावों के आप अधिपति हैं, उसके हिसाब से तासीर बदलती है प्लैनेट की। अब यहाँ पे क्योंकि शनि मंगल के साथ बैठा है, तो वो 6 और 8 के स्वामी की तरह देखे जाएंगे। लेकिन लगन पर शुक्र की भी दृष्टि है, तो नवमेश पंचमेश का प्रभाव भी लगन पर है, और शनि वक्री है। अब उसको खुद ही नहीं पता वो किस करवट बैठेगा मंगल के साथ बैठेगा या शुक्र के साथ बैठेगा। ऐसी स्थिति में पहले तो दशा देखिए, जब जब शनि में मंगल, मंगल में शनि, शनि की महादशा में मंगल का प्रत्यंतर, मंगल की महादशा में शनि का प्रत्यंतर, कभी ऐसे योग आएंगे तो ये दोनों नेगेटिव रोल प्ले करेंगे। और जब यही शनि शुक्र के अंदर आएगा, शुक्र की महादशा में शनि का अंतर या शनि की महादशा में शुक्र का अंतर, तो ये बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर जातक के साथ क्या हुआ, मैरिड लाइफ में दिक्कत आई, हेल्थ इश्यूज रहे, आप समझ सकते होंगे। सप्तम भाव में बैठा शुक्र, सप्तम भाव में बैठा शुक्र शनि और मंगल दोनों से प्रभावित हो रहा है, छठे आठवें के स्वामी से। तो वो अपने आप में एक नेगेटिव योग है। और अगर आप चंद्र कुंडली भी बनाएंगे तो उसमें भी ये देखने को मिलेगा कि जो सातवें घर का स्वामी है वो आठवें भाव के स्वामी के साथ बैठा है। तो दोनों जगह पे गड़बड़ थी, तो वैवाहिक जीवन में काफी दिक्कतें आई, सेहत को लेकर दिक्कतें आई। लेकिन एक होता है ना कि ऊपर वाला किसी ना किसी तरह आपको शक्ति दे रहा है लड़ने की। तो यहाँ पे इस जातक के पास ये हार नहीं मान रहे, ये उस स्थिति से घबरा के हार नहीं मान रहा है, ही स्टिल फाइटिंग विद सर्कमस्टांसेस, कि दे ही वांट टू इम्प्रूव सर्कमस्टांसेस एंड ही इज डूइंग इट। तो सिग्निफिकेंटली इन्होंने अच्छा किया भी है, उस समस्या को सुलझाया भी है, मूव ऑन किया है, जिंदगी को आगे बढ़ाया है, वो यहाँ पर हुआ है। तो ये शनि मंगल का योग और वक्री का योग यहाँ पे इस तरह का फल दे रहा है। एक और कुंडली देखते हैं। ये कपूरथला पंजाब की है, 1 फरवरी 1990, 10:30 बजे, और आपके सामने पत्रिका है। मीन लगन की कुंडली है, लगन में चंद्रमा बैठा है जो पंचम अधिपति है, दशम अधिपति वक्री होकर चौथे में बैठा है, पांचवें घर में केतु है, चौथे भाव में 4 ग्रहों का योग है, शनि शुक्र मंगल बुध, और एकादश भाव में सूर्य राहु का योग है। अब इस कुंडली में वक्री है बृहस्पति जो लग्नाधिपति है। अच्छी बात है, लग्नाधिपति और दशमाधिपति वक्री होकर अपने घर की ओर दृष्टि कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लड़ के झगड़ के ये बंदा अपने लिए कुछ बनाने की कोशिश करेगा। पर दशम भाव में शनि शुक्र बुध और मंगल विराजित है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो शुक्र और शनि 8वें और 12वें घर के मालिक है। मैं दोबारा बोलूंगा, 8वें और 12वें घर के मालिक जो लग्नाधिपति के मित्र भी नहीं है, शुक्र वक्री होकर दशम भाव में विराजित है, और उसके साथ उसका एक मित्र ग्रह भी बैठा है जो शनि है। यहाँ पे वक्री शुक्र की वजह से शनि को एडवांटेज रहेगा। अब क्योंकि दोनों भाव आधिपत्य खराब है या इतने शुभ नहीं है, तो इस कारण यहाँ पे परेशानी आने के योग ज्यादा प्रबल है।
ये जो शुक्र है और ये जो शुक्र शनि की युति है, ये कार्य क्षेत्र में कोई उन्नति देने वाली नहीं है। ये कार्य क्षेत्र में जितनी व्यवधान हो सकता है उतना डालने का प्रयास करेगी। और ऐसी कुंडलियां ना, ये तो नहीं कहूंगा कि कंफ्यूज करती हैं, लेकिन ऐसी कुंडलियों में ना जिंदगी में बहुत रस आता है। रस आने का मतलब क्या है, आप अगर इस कुंडली को एक दूसरी दृष्टि से देखें तो देखेंगे कि नवम अधिपति और लग्न अधिपति दोनों दशम भाव को देख रहे हैं। नवम अधिपति दशम भाव में बैठकर दशमेश को देख रहा है, यानी मंगल दशम भाव में बैठ के दशम के स्वामी को देख रहा है, दशम के कारक शनि को देख रहा है, which is obviously quite good। मास इस कुंडली में वैसे भी दशम भाव में दिग्बली होता है, तो उसने परिणाम तो देना ही है। कोशिश तो उसकी पूरी है कि मैं दशम भाव के लिए अच्छे से अच्छा कर सकूं। पर अगर यहाँ शनि शुक्र की युति नहीं होती, या अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं कि आपके उल्टे त्रिकोण के स्वामी सारे आके यहीं विराजित हो गए। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? एक त्रिकोण होता है 1 5 9 और एक त्रिकोण होता है 3 7 11। तो आपके 3 7 11 के स्वामी तीनों इकट्ठे हो गए दशम भाव में आ गए, तो आपकी प्यास कभी बुझ नहीं पाएगी। कार्य क्षेत्र को लेकर परेशानियां, कार्य क्षेत्र को लेकर उतार चढ़ाव आप रेगुलर देखते रहेंगे। ये इस चार्ट में ये व्यक्ति लेकर आए हैं, क्योंकि दशमेश भी वक्री है, दशम भाव में भी वक्री ग्रह है। मंगल सामाजिक रूप से कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा दिखा रहा है कि ये व्यक्ति ओवरऑल अच्छा करेगा, पर इस युति ने यहाँ पर पेच डाला हुआ है। अब आपके लिए कुंडली है, ये आप देखेंगे 11 मई 1980 की पत्रिका है, 12:30 बजे का जन्म है, पासा वेनेटो इटली। और धनु लग्न की पत्रिका है, मंगल शनि और गुरु राहु ये सब नवम भाव में है, केतु तीसरे भाव में है, चंद्रमा चौथे में है, दिग्बली है ना, पंचम में उच्च का सूर्य बुध के साथ है, और सप्तम में शुक्र विराजित है मिथुन राशि का। आप इस पत्रिका को देखें और मुझे बताएं या कमेंट सेक्शन में लिखें कि यहाँ पर ये शनि, वक्री शनि, किस तरह से इस कुंडली को सपोर्ट या खराब करेगा। आपकी हेल्प के लिए मैं एक चीज और दिए जा रहा हूं आपको। ये शनि इस कुंडली में किसी भाव, उसके मालिक और बड़े मतलब कई चीजों को देख रहा है और उस पर प्रभाव डालने की क्षमता भी रखता है। या यूं कहूँ शनि का प्रभाव कई भावों के स्वामी वगैरह पर आ रहा है। तो आप देखिएगा और मुझे अगली बार बताइएगा कि आपके अनुसार इस कुंडली में इस वक्री शनि ने फायदा दिया या नुकसान, और दिया तो जीवन के किस क्षेत्र में दिया होगा। प्रयास रहेगा मैं कमेंट सेक्शन में उत्तर दे दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है आप लोग तो पार्टिसिपेट कर लेते हैं मेरे कहने पर आकर, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उस अनुरूप आपको रिस्पांस नहीं दे पाता हूं, जो मुझे लगता है मेरी कमी है। सुधारने का प्रयास रहेगा। तो आप इसको देखिए, आप अपना काम पूरा कीजिए, मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं जवाब जल्दी से जल्दी दे सकूं। एक और बात, हर बुधवार अब लाइव आने का प्रयास है मेरा, जो दूसरा चैनल है मेरे नाम से एस्ट्रो नितिन कश्यप, उस पर प्रयास रहेगा कि हम रेगुलर वीडियोस हर फ्राइडे, हर थर्सडे, सॉरी वेनसडे, प्रत्येक बुधवार रात्रि के समय में वहां पर लाइव आने की कोशिश जारी है। पिछले 3 4 बार आ चुका हूँ, इसलिए अब आपको कंफर्म कर रहा हूँ, वरना मैं बोलता नहीं, बोलने के बाद वो काम पूरा नहीं होता है। जहां तक वक्री ग्रह के और वीडियोस की बात है, देखो कई लोग बोलते हैं सर आप कंप्लीट करें सीरीज, पूरा विवाह पढ़ाएं या पूरा ये पढ़ाएं। भाई ज्योतिष में मैं या कोई भी सर्वज्ञ नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। जो कहते हैं हम सर्वज्ञ हैं, हमें सब पता है ज्योतिष का, उन्हें भी नहीं पता है, उनको बल्कि ज्यादा नहीं पता है। क्योंकि मैं ये कहूंगा कि अगर आपने ये मान लिया कि जितना मुझे आता है वही सब कुछ है, तो आप वो कुएं के मेंढक की तरह हैं कि आपने अभी दुनिया देखी नहीं। तो ये विषय मैं यहाँ पर पूरा कर रहा हूँ ऐसा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ कॉमा जरूर लगा रहा हूँ कि अभी आने वाले कुछ समय तक अब वक्री ग्रह पर हम बात नहीं करेंगे, और आगे चलकर वक्री ग्रह पर और वीडियो बनानी है, जिसमें बुध वक्री हो तो क्या होता है, शुक्र वक्री हो तो क्या होता है, उन सब पर भी मुझे, मेरा बड़ा मन है काम करने का। तो थोड़े समय बाद उसको स्टार्ट करेंगे। अब एक नया विषय लेने वाले हैं, वो है नीच ग्रह। कुंडलियों में नीच ग्रह होता है, वो किस प्रकार का फल देता है, कितना उसका भय बैठा हुआ है, डर बैठा हुआ है। वक्री भी इसीलिए लिया था कि अरे तुम्हारा ये ग्रह वक्री है, खराब कर देगा, ये कर देगा। तो मुझे लगा इसके ऊपर जो शास्त्रोक्त बातें हैं एटलीस्ट वो मैं आपको बताऊं, आप लगाइए उसको, देखिए कितना सही लगता है। इसी तरह से नीच ग्रह पर भी अब हम एक सीरीज चालू करने जा रहे हैं। पर्दा आज मैंने उठा दिया,
टीम गुस्सा करेगी, वैसे उन्होंने ये कहा था कि अभी बताना नहीं है, आप जब बनाओगे वीडियो उसके बाद बताना, पर आदत से मजबूर हूँ तो बता दिया है। तो अब जल्दी मिलेंगे इसके ऊपर। आप लोग एक काम करना, इससे जुड़ा कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में हो टेक्निकल, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमें भेज देना। और उससे कम से कम हमें कंटेंट पता होगा कि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, उन सवालों के अनुरूप ही फिर हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस को लिया जाए कि जिन सवालों पे ज्यादा लोगों ने पसंद किया हुआ है या हमें लगता है कि जेन्युइन है, उनको हम लेंगे। बाकी अपना ध्यान रखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए, आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं। और ज्योतिष संबंधित अधिक जानकारी के लिए अगर आप नए हैं इस चैनल पर, पहली बार आए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात भाई, जब मैं लाइव आता हूं तो कई लोगों ने कंप्लेंट किया कि सर जब वीडियो खत्म हो जाता है हमें अगले दिन पता लगता है। तो आप जब बेल आइकन दबाते हैं, अब यूट्यूब पर बेल आइकन दबाने पर भी 3 ऑप्शन आता है, ऑल नोटिफिकेशन, सेकंड ऑप्शन में भूल रहा हूँ क्या होता है, थर्ड है नो नोटिफिकेशन। तो आप जब उस बेल आइकन को दबाते हैं तो ऊपर जो ऑल नोटिफिकेशन वाला है वो प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप करने में दिक्कत है संतान के द्वारा, ये जो इस मामले में जानकार हो उनके द्वारा करवा लेना, जिससे कि ये दिक्कत ना आए। बाकी अगली बार मिलकर बात करेंगे। अपना ध्यान रखिए, जल्दी मिलते हैं। जय श्री राम।